welcome back to my channel Cracksy with Ease. And in this video I will be starting new Ind AS 21, right, which talks about accounting for foreign currency transaction, the effects of changes in foreign exchange rates. ठीक है, तो इस चैप्टर को फटाफट कवर करते हैं, इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं रिवीजन वीडियोस ना अपनी अब डालते रहूँगा साइड बाय साइड हर एक चैप्टर की, विच आई विल बी डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। एक तो होगी आपकी बिल्कुल ही ब्रीफ रिवीजन वीडियो बेसिकली, विच इज़ अ लॉन्ग वन एंड जिसको डेप्थ में रिवीजन करनी है। सेकेंड वन वुड बी अ शॉर्ट कंसाइज रिवीजन वीडियो, राइट, so that which is basically for the examination purposes or at the last day of exam, right? Illustration 1 करते हैं। Future Limited sells a revitalizing energy drink that is sold throughout the world. Future Limited एक revitalizing energy drink sell करता है, okay, that is sold होती है world के throughout. Sales of the energy drink comprises over 90% of the revenue of Future Limited. जो सेल्स है एनर्जी ड्रिंक के वो कंप्राइज करती है ओवर 90% किसका, रेवेन्यू ऑफ फ्यूचर लिमिटेड। फॉर कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी इन प्राइसिंग, कन्वीनियंस के लिए और कंसिस्टेंसी रखने के लिए प्राइसिंग में सेल्स जो एनर्जी ड्रिंक की है वो डिनोमिनेटेड होती है किसमें, यूएसडी में। सेल्स जो एनर्जी ड्रिंक की होती है वो डिनोमिनेटेड होती है किसमें, यूएसडी में। All financing activities of Future Limited are in local currency, ठीक है, $, although the company holds some USD cash reserves, हालांकि कंपनी कुछ USD cash reserves भी क्या होल्ड करके रखती है। Almost all of the costs incurred by Future Limited are denominated in its functional currency, right? हमें डिटरमाइन करनी है फंक्शनल करेंसी, ओके। तो देखो यार प्राइमरी इंडिकेटर्स तो ये वाली ही $, हमारी क्या है, फंक्शनल करेंसी हमें लग रही है, ठीक है। जो द फैक्ट्स प्रेजेंटेड दैट इंडिकेट द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग प्रोड्यूसिंग द एनर्जी ड्रिंक इज द $, as stated in the fact pattern. Pricing of the product in USD is done for convenience and consistency purposes. There is no indication that the sales price is influenced by the USD. Although sale price USD से influence नहीं हो रहा, but still देखो उनका जो सेल हो रही है वो USD में हो रही है, USD की इंडिकेशन है कंसिस्टेंसी के लिए। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी उनकी लोकल करेंसी में ही होती है, और यूएस कैश भी क्या है, USD में। तो इट रिप्रेजेंट्स की भाई मेरा प्राइमरी इंडिकेटर, ये प्राइमरी इंडिकेटर होगा जो शो कर रहे हैं, जो मेरी फंक्शनल करेंसी है वो $, ही है, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा यार पेपर। इलस्ट्रेशन 2, स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्मॉल अ सब्सिडियरी ऑफ बिग इनकॉर्पोरेशन टेक्स ऑर्डर फ्रॉम इंडियन कस्टमर। स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी है इसकी, बिग इनकॉर्पोरेशन की, वो ऑर्डर लेती है इंडियन कस्टमर से फॉर बिग इनकॉर्पोरेशन मर्चेंडाइज and then bills and collects for the sale of the merchandise in rupees. Small also has a local warehouse in India to facilitate timely delivery and ensures that it remits to its parent all cash flows that it generates. As the operations of small are primarily influenced by big incorporation, Big Inc is based out of US and has its functional currency as USD. फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करनी है स्मॉल इंडिया प्राइवेट क्या लिमिटेड, राइट। तो स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो एक सब्सिडियरी है इसकी बिग इनकॉर्पोरेशन की, वो ऑर्डर लेती है इससे इंडियन कस्टमर से फॉर बिग इनकॉर्पोरेशन की क्या, मर्चेंडाइज के लिए, एंड देन बिल्स एंड कलेक्ट फॉर द सेल ऑफ द मर्चेंडाइज इन रुपीज। टेक्स ऑर्डर फ्रॉम इंडियन कस्टमर्स for big incorporation merchandise and then bills and collects for the sale of the merchandise in rupees. Small also has a local warehouse in India to facilitate timely delivery
ensures that emails limits to its parent all cash flows that it generates, as the operation of small are primarily financed by the big incorporation. बिग जो है कंपनी वो यूएसडी है और फंक्शनल करेंसी किसकी है, उसकी है, ठीक है। तो देखो यार अब ना जो मेरी फंक्शनल करेंसी है वो सब कुछ बिग बिग इनकॉर्पोरेशन फाइनेंस कर रही है, जो मेरे क्वेश्चन में पता चल रहा है। बस वो एक ऐसा समझ लो सब्सिडरी है स्मॉल इंडिया, जो कि ऑर्डर एरिया इंडियन कस्टमर मतलब इंडिया को धंधा कर रही है बेसिकली, किसके भी आप पे बिग इनकॉर्पोरेशन के भी आप पे, ठीक है। और सारे जो पैसे हैं ना, सारे पैसे वो रेमिट भी कर देती है। इट रिप्रेजेंट की बिग इनकॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा कंट्रोल रोल है। सो आई थिंक दिस उनका जो वो है फंक्शनल करेंसी वो यूएसडी में होगी। स्मॉल ऑल्दो बेस्ड इन इंडिया वेयर इट्स कैश फ्लो जनरेटेड इन इंडिया इज एसेंशियली अ पास थ्रू कंपनी। एक पास थ्रू कंपनी टाइप की है जो पेरेंट ने क्या एस्टेब्लिश करी। स्मॉल टोटली रिलायंट है किस पर, बिग इनकॉर्पोरेशन पे फाइनेंसिंग के लिए, एंड गुड्स टू बी सोल्ड, गुड्स जो कि सोल्ड करे जाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट द गुड्स आर सोल्ड विद इन इंडिया एंड इन इसमें रुपीज में। देयरफॉर स्मॉल इज नॉट अ सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, कोई अपनी खुद की बनाई हुई एंटिटी नहीं है वो, ज़्यादातर एक एंटिटी है डिपेंडेंट है इस पे पेरेंट के ऊपर। ड्यू टू दिस डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल ऑन इट्स पेरेंट कंपनी, इट कैन बी सेट द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर स्मॉल इज दैट ऑफ यूएस टैक्स। इसकी फंक्शनल करेंसी क्या होनी चाहिए, यूएसडी ही होनी चाहिए। हैंस ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ स्मॉल विच आर डिनोमिनेटेड इन एनी करेंसी, इसलिए जो सारी ट्रांजेक्शन होंगी स्मॉल कंपनी जो डिनोमिनेटेड है यूएस अदर देन यूएसडी में, वो यूएसडी में रिकॉर्ड होनी चाहिए एट द स्पॉट रेट। और कोई भी चेंजेस एक्सचेंज रेट में वो रिजल्ट करेंगे एक्सचेंज गेन या लॉस में, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या है रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। आई थिंक दिस इज आल्सो इजी। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 3, A is an Oman based company having a foreign operation in India। एक ओमन बेस्ड कंपनी है जिसका फॉरेन ऑपरेशन कहाँ पर है, इंडिया में, राइट। जो मेरा फॉरेन ऑपरेशन है वो इंडिया में है। तो ए तो मेरी ओमन है, बट बी एक मान लो उसकी कोई सब्सिडियरी कोई बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन है, तो फॉरेन ऑपरेशन मेरे को दे दिया कहाँ पे, इंडिया में, F4, ठीक है। The foreign operation was primarily set up to execute a construction project in India। तो ये फॉरेन ऑपरेशन है ना, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, प्राइमरी पर्पस क्या था, टू सेट अप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कहाँ पे, इंडिया में। जो फंक्शनल करेंसी है ये की वो क्या है, OMR। फंक्शनल करेंसी क्या है मेरी, OMR, राइट। 78% of entities B finances have been raised in USD। जो 78% है एंटिटी B के फाइनेंसेस, जितना ही पैसा एंटिटी A B में लगाया गया है वो USD में ही लगाया गया था, A ने ही लगाया था, ठीक है। B's accounts are maintained in USD। B के जो अकाउंट है वो USD में है, इसके अकाउंट किसमें है, USD में है, और रुपीस में भी है, ठीक है, दोनों में। कैश फ्लोज जनरेटेड बाय बी आर ट्रांसफर्ड टू ए ऑन अ मंथली बेसिस इन यूएसडी। कैश फ्लोज जो भी बी जनरेट कर रहा है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ए को, कैश फ्लोज ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इसको ए को मंथली बेसिस पे, इसमें यूएसडी में अकाउंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए, इसीलिए रीपेमेंट जो मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ। रेवेन्यू बी की यूएसडी में है, इसकी रेवेन्यू किसमें है, यूएसडी में है। कॉम्पिटिटर ग्लोबली बेस्ड है, टेंडरिंग कंस्ट्रक्शन का हैपेंड है यूएसडी में, टेंडरिंग भी किसमें हैपन हुई है, यूएसडी में।
कॉस्ट किसमें होती है, कॉस्ट 70% किसमें होती है, रुपीज़ में, 30% किसमें, यूएसडी में। कमेंट सिंस बी लोकेटेड है इंडिया में, क्या उसकी फंक्शनल करेंसी हम रुपीज़ मान लें, क्या हम उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज़ मान लें, हमें कमेंट करना है। नो, बी कैन नॉट प्रेज्यूम रुपीज़ टू बी फंक्शनल करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, इट नीड्स टू कंसिडर वेरियस फैक्टर्स listed in there for determination of functional currency। अब क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर, प्राइमरी फैक्टर देखो, the currency that mainly influence sale prices for its goods and services, करेंसी जो कि मेनली इन्फ्लुएंस कर रही है सेल्स प्राइस, वो क्या है मेरा यूएसडी में ही है। दिस विल ऑफन बी द करेंसी इन विच द सेल्स प्राइस आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड एंड ऑफ द कंट्रीज हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस and regulation may determine the sale price of its goods या services। लेबर हो गया, मटेरियल हो गई, दूसरी कॉस्ट हो गई। This will often be the currency in which those costs are denominated and settled। ठीक है, दोनों सेटलमेंट करी। दूसरे फैक्टर्स अभी सेकेंडरी इंडिकेटर्स हो गए that support primary evidence to determine entity's functional currency। हो गया है किस करेंसी में फंड बेसिकली एंटिटी ने क्या है रेज करा है फाइनेंसिंग को, मतलब डेट इशू कर रहा है, इक्विटी कर रहा है, जनरेट हुए हैं। करेंसी इन विच रिसीट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या यूजुअली रिटेन्ड होती हैं, ठीक है, वो यूएसडी में। इफ एन एंटिटी इज अ फॉरेन ऑपरेशन, एडिशनल फैक्टर्स सेट आउट इन इंडियाज 21 शुड बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन वेदर इट्स फंक्शनल करेंसी इज द सेम एज दैट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ विच इट इज सब्सिडरी, ब्रांच, एसोसिएट या फिर क्या जॉइंट वेंचर। वेदर द एक्टिविटीज whether activities of foreign operation are carried out as an extension of the reporting entity rather than being carried out with the significant area of foreign owner। तो extension की तरह carry out हुई है क्या, ये बताओ यहाँ पे। whether transaction with the reporting entity is a high or low proportion of the foreign operation activity, ठीक है। whether cash flow from the activities of the foreign operation directly influence करता है cash flow of reporting entity, एंड क्या रेडिली मैं उसको रेमिट कर सकता हूँ अपनी फॉरेन बेसिकली रिपोर्टिंग एंटिटी को। बैक कैश फ्लो फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, क्या वो सफिशिएंट है टू सर्विस एग्जिस्टिंग एंड नॉर्मली एक्सपेक्टेड डेट ऑब्लिगेशन, क्या जो कैश फ्लोज हैं फॉरेन ऑपरेशन जो मेरे को हो रहे हैं सफिशिएंट है कि मैं एग्जिस्टिंग या नॉर्मली एक्सपेक्टेड डेट ऑब्लिगेशन क्या है सर्विस कर पाऊँ विदाउट फंड बीइंग मेड अवेलेबल बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। सो इसी फैक्टर के बेसिस पे बी को नहीं करते, फंक्शनल करेंसी उसकी ए रेटेड वाली ही है, एंड हैंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर शुड बी रिड्यूस्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ बी गिविंग प्रायोरिटी टू प्राइमरी फैक्टर। तो रेवेन्यू और कॉमोडिटी फोर्स क्या है यूएसडी में है, पोर्शन कॉस्ट किसमें रुपीज़ में है, फाइनेंस किसमें है यूएसडी में रेज हुए, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कैश क्या रिटेन करता है पार्शियली यूएसडी में, पार्शियली किसमें रुपीज़ में। तो हमें यूएसडी मान लेंगे ये सी क्या फंक्शनल करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फैक्टर। देखो सेकेंडरी तो ये वाले हैं ना, ये वाले सेकेंडरी फैक्टर जो ये बाकी फॉरेन ऑपरेशन वाले, इसमें तो हम नहीं पता लगा सकते, इसमें तो हम ये मान रहे हैं कि भाई नहीं, इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका रुपीज़ होगा, बट प्राइमरी फैक्टर कहीं ना कहीं हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि उसकी जो फंक्शनल करेंसी है ना वो यूएसडी है, वो फंक्शनल करेंसी क्या है यूएसडी है। तो आपको बेसिकली प्राइमरी वाले फैक्टर देखने हैं, प्रायोरिटी देनी है उनको, फिर सेकेंडरी को, फिर बाकी फिर फॉरेन ऑपरेशन पे जाओ जो अलग पॉइंट है, ठीक है। उसमें भी आपको 4 पॉइंट है आपको देखने पड़ेंगे। प्राइमरी में 2 पॉइंट देखने मिली, सेल का और कॉस्ट का। सेकेंडरी में आपको देखना 2 पॉइंट मिली, फंड किसमें रेज हुए और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो क्या वो किसमें रिटेन होती है, किस करेंसी में रिटेन होती है। फॉरेन ऑपरेशन है तो आपको 4 पॉइंट देखने हैं कि भाई क्या मेरी एक्सटेंशन है फॉरेन ऑपरेशन की, क्या ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एंटिटी में हाई या लो प्रोपोर्शन है, क्या कैश फ्लोज एक्टिविटीज की फॉरेन ऑपरेशन की डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है कैश फ्लोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और क्या रेडीली अवेलेबल है रेमिटेंस टू इट, क्या कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन की एक्टिविटीज सफिशिएंट है टू सर्विस एग्जिस्टिंग एंड नॉर्मली एक्सपेक्टेड डेटा ऑपरेशन विदाउट द फंड बीइंग अवेलेबल मेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करते हैं फिर। So SL Limited is a company based out of India which got listed on Bombay Stock Exchange in the financial year ended
31st March 2021. So company मेरी out of India based है. Since then the company operation have increased considerably, the company was engaged in the business of trading of motorcycle. तो कंपनी का बेसिकली धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, एज लिमिटेड का क्या है, ट्रेडिंग ऑफ only deals in imported motorcycles. ठीक है, ये मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट करी गई थी, इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस. ठीक है, आफ्टर इंपोर्टिंग द मोटरसाइकिल्स दीज आर सोल्ड अक्रॉस इंडिया थ्रू इट्स वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट करने के बाद ये सोल्ड हुई, बेची गई अक्रॉस इंडिया, वो भी इसके वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स के थ्रू. द कंपनी हैड ओनली प्राइवेट कस्टमर अर्लियर, but the company also started corporate tie-up and it increased its customer base to corporate as well. The purchase of the motorcycle, purchase मेरी किसमें होती है, USD में होती है, क्योंकि जो वेंडर हैं वो सारे यूएस के हैं. परचेज यूएस में ही होती है, क्योंकि परचेज यूएसडी में ये होती है कि वेंडर सारे मेरे क्या है, मतलब परचेज का तो मेरे को एक मिल गया इंडिकेटर कि परचेज मेरी कहाँ से हो रही है, यूएसडी में हो रही है. बाकी जो सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो इंडिया में ही होते हैं उसकी लोकेशन की वजह से, और रुपीज़ को इंडिया में खर्चे हो रहे हैं तो रुपीज़ में ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है. करंटली उसके कस्टमर कॉर्पोरेट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, 70-30 रेशियो में. कॉर्पोरेट के 70% है, 30% मेरे प्राइवेट में. ठीक है, the company is also expecting that in coming years its customer base will increase significantly in India and the current proportion may also change. ठीक है, currently the invoices are raised to the corporate customer in USD for purpose of hedging. कॉर्पोरेट को तो यूएसडी में रेस करते हैं, लेकिन प्राइवेट कस्टमर अरेंजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, उनको उसे रुपीज में रेस करने पड़ते हैं. प्राइवेट में 70% है, 30% मेरी किसमें है, यूएसडी में है. ठीक है, तो हमें फंक्शनल करेंसी बतानी है. तो प्राइमरी फैक्टर देखो पहले, तो फंक्शनल करेंसी में तो रुपीज आएगी यहाँ पे. अब हमें फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे फंक्शनल करेंसी की डिटरमिनेशन के लिए. प्राइमरी क्या है, करेंसी रेट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस क्या है गुड्स सर्विस का, वो किसमें होता है, 70-30 का रेशियो दे रखा है. लेबर मेरी जो कॉस्ट है वो मेरे को दे रखी है, जो कॉस्ट मेरी किसमें होती है, इंडिया में होती है, तो वो मेरी होती है रुपीज में. ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट सारी प्रोवाइड करनी है गुड्स सर्विसेज को, तो ये भी रुपीज में हो रही है. और ये सेल्स की मेरी 70% इसमें है, रुपीज में. 70% मेरे क्या है, कॉर्पोरेट की है, सॉरी 70% आर कॉर्पोरेट, सॉरी 70% इन यूएसडी एंड 30% इन प्राइवेट. ठीक है, other factor that may provide supporting evidence to determine an entry's functional currency या secondary factor, जिसमें करेंसी ने कहाँ से फाइनेंसिंग करा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किस उसमें करेंसी में रिसीव हो रही है मेरे को. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर शुड बी यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ एस्टिमेटेड गिविंग प्रायोरिटी टू प्राइमरी इंडिकेटर. बढ़िया, हमें एनालाइज से रखा है. इंडिया 21 give greater emphasis to the currency of the economy that determine the pricing of transaction as opposed to the currency in which transactions are denominated. तो इंडिया 21 है ना, वो ज़्यादा एम्फेसिस देता है उस इकोनॉमिक की करेंसी पे जहाँ पे ट्रांजेक्शन की प्राइसिंग हो रही है, रादर देन जहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, डिनोमिनेट हो रही है. जो सेल प्राइस है मोटरसाइकिल की वो मेनली इन्फ्लुएंस है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से, एंड रेगुलेशंस इंडिया में क्या है उसकी होती है. जो मार्केट है मोटरसाइकिल की वो इकोनॉमिक सिचुएशन पर डिपेंड है इंडिया की, एंड कंपनी इज इन कंपटीशन विद इंपोर्टर्स ऑफ अदर मोटरसाइकिल क्या ब्रांड्स.
इवन दो 70% हमारी यूएसटी में है, इवन दो इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसेस. This is evidenced by the fact that the USD denominated sales price in India are different from USD denominated sales price for the same motorcycles in other countries. ठीक है. और मैनेजमेंट ना फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन करके जो रेवेन्यू क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एक्सपेंस क्या है मिक्स्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस रुपीस शुड बी कंसीडर्ड एज द फंक्शनल करेंसी ऑफ कंपनी. तो हम इसमें रुपये ही लेंगे फंक्शनल करेंसी, बिकॉज यार वो कह रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर कहीं नहीं इंडिया से इन्फ्लुएंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है. सो जो डिटर्मिनेशन हो रही है वो किस कंट्री की प्राइसिंग की ट्रांजेक्शन पे हो रही है रादर देन की जिसमें इस ट्रांजेक्शन में क्या लेंगे डिनोमिनेशन है. तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या है इंडियन रुपीज लूँगा. तो ये थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन था बट ये आप पढ़ लेना. ठीक है. Now coming to illustration 5. So functional currency of parent P is euro. हमें बताना क्या है. Analyze the difference if any should be recognized in profit or loss. तो जो डिफरेंस है जो भी आएगा क्या वो प्रॉफिट लॉस का रिकॉग्नाइज होगा हमें बताना है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. किस चीज़ का डिफरेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन वो पता लगाना पड़ेगा ना. फंक्शनल डिफरेंस ऑफ पेरेंट P इज यूरो. फंक्शनल करेंसी मेरे को दे दी पेरेंट की, बट सब्सिडरी की यूएसटी है. सब्सिडरी की क्या है यूएसटी. ठीक है. इसको बनाते हैं. देखो यार पेरेंट की तो जो फंक्शनल करेंसी है पेरेंट की फंक्शनल करेंसी है वो क्या है यूरो है, लेकिन जो सब्सिडरी है फंक्शनल करेंसी क्या है यूएसटी है. आई होप यू गॉट इट. पी जो है ना इन्वेंट्री सेल करता है इसको. पी जो है वो इन्वेंट्री सेल करता है इसको एस को. और यूएसटी 300 की अपने की. अब एट द ईयर एंड अ बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम एस. इसको पैसे क्या देने हैं इसके इन्वेंट्री जो उसने सेल करी. It has been observed that such balance has been continuing as receivable from as year on year, and even though the payments are in respect of these balances are expected to be received in the foreseeable future. But if we look at the year end, then we can see this balance as an outstanding every year. ठीक है. In addition to the trading balance between P and S, P has lent an amount of USD 500 to S. So in addition to the trading balances बिटवीन पी एन एस, ट्रेडिंग बैलेंसेस के एडिशन में जो हुआ है बिटवीन पी एन एस, पी ने अमाउंट लैंड करी है इसको यूएसडी 500 की. पी ने एस को अमाउंट क्या है लैंड करी है कितने की यूएसडी 500 की. दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड. जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है वो रीपेड. दैट इज नॉट expected to be repaid in the foreseeable future. ठीक है. और जो इसकी रीपेमेंट भी नहीं होगी तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो क्या हमें पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना है. हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है. The exchange gain or loss is arising in the books of P in respect of its trading balances with S, and the same should be recognized in profit or loss. This being a balance for in the nature of trade receivable for P, it would not be considered as its net investment in the foreign operation, that is S. क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का है ट्रेडिंग के पर्पस के ट्रेडिंग बैलेंसेस के हिसाब से, तो हम इसमें इसको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे, इसमें हम गेन दिखाएंगे. गेन या लॉस जो भी होगी दोनों ही करेंसी क्या अलग अलग हैं. द अमाउंट लेंड बाय पी शुड बी रिगार्डेड एज इट्स नेट इन्वेस्टमेंट इन एस. जो अमाउंट लेंड करी है पी ने एस में उसकी नेट इन्वेस्टमेंट होगी. देखो उसके अलावा मेरे को दे रखी है. द एक्सचेंज लॉस इनकर्ड बाय पी ऑन द यूएसडी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन पी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ओसीआई में उसकी सीएफएस. ठीक है.
दोनों की रिकग्निशन होगी, बट फर्स्ट वाले केस में क्या, यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट्री मैंने दिया और ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है अभी उसमें भी मेरे को प्रॉफिट लॉस में दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो इन द नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बट जो पी ने अमाउंट लैंड करी है इसको, वो मेरा पी एन एल में नहीं जाएगा, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, कॉम्स सी एफ एस में। बट पी एन एल में जाएगा मेरा पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, अब पी ने एस को अमाउंट दी, मतलब इन्वेंट्री बेची, तो पी क्या करेगा, पी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, पी के लिए ट्रेड रिसीवेबल है। क्यों भाई, मैं इसको तो कस्टमर मान रहा हूँ ना यहाँ पे, इसलिए मान लो मैं थर्ड पार्टी कस्टमर होता हूँ, उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना दिखाता अपनी, मैं तो ट्रेड रिसीवेबल दिखाऊंगा ना, मैंने अपनी इन्वेंट्री बेची है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है फर्स्ट वाला, इसलिए ट्रेडिंग बैलेंस के नेचर में है। तो यहाँ पे जो और दोनों की करेंसी क्या है, फंक्शनल करेंसी अलग अलग है। सो मेरे को यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज गेन और लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वही मैं सेकंड केस की बात करूँ, जहाँ पी ने एस को पैसे दिए हैं 500 रुपये एडवांस, 500 यूएस जो एडवांस दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो पी है वो नेट इन्वेस्टमेंट दिखाएगा इसमें, और स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल में उसको क्या है, रिकग्नाइज करेगा एक्सचेंज गेन या लॉस जो भी होगा, वो मैं बताने रखा कितना गेन लॉस है। दूसरा, उसकी जब सी पी अपनी सी एफ एस कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, तो यहाँ पे वो अपना क्या है, ओ सी आई में दिखाएगा जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा, ठीक है, राइट।